स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये है क्या, इसे कहा क्या जाता है। ये समझिए एक रेलवे सिस्टम है जो स्पीड के लिए बनाया गया है। यानी कि जनरली जो भी कंट्री में, जो भी देश में रेलवे नेटवर्क बनाया जाता है वो अलग अलग कारण से बनाया जाता है। जैसे कई जगह पे छोटे छोटे यूरोपियन देश में ट्रेन को बनाया जाएगा बस एज ए टूरिज्म अट्रैक्शन के तौर पे। कहीं पे बनाया जाएगा ट्रेन को मास पब्लिक को इधर से उधर करने के लिए, यानी कैपेसिटी पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। कहीं पे रहेगा स्पीड पे। तो ये उसी के बारे में बात करें। इसका काम है, मतलब शुरू से जब पहली बार इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा स्पीड के बारे में फोकस किया जाएगा, इसके प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे स्पीड के बारे में फोकस किया जाएगा, रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट किया जाएगा स्पीड के बारे में फोकस किया, मतलब स्पीड रफ्तार इसका स्टार्ट टू फिनिश उसी बात पे फोकस किया जाता है। और इसका कैटेगरी ये होता है कि जनरली आपको 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर रहना है, नीचे नहीं ऊपर ही रहना है। और 200 आज के टाइम में कहा जाएगा एवरेज स्पीड कहा जाएगा, क्योंकि अभी जितने हाई स्पीड नेटवर्क हैं सब 300 प्लस पे चलने लगे हैं और कुछ कुछ केसेस में आराम से 350 पे मेंटेन कर पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है स्पीड के बारे में। और यहाँ पे समझिए एक और बात होती है कि कहने को इंडियन ट्रेन भी काफ़ी हाई स्पीड पे चलती है, लेकिन मेन दिक्कत होता है कि अगर आप एवरेजिंग करते हैं वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो यहीं पे समझिए एवरेज सर्विस स्पीड जो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ ये स्ट्रेट था ना ट्रेन फुल स्पीड पे, नहीं नहीं, ट्रेन चल रही है तो वो फुल स्पीड पे। ये बात मतलब जो भी उसका सर्विसिंग स्पीड है, जैसे कि टीजीवी की अगर मतलब ट्रायल रन करना है तो भले उसको 600 पे चलाए, लेकिन जब सर्विसिंग स्पीड होगी और उसका सर्विसिंग स्पीड लिखा जाएगा टिकट पे 305, तो वो 305 से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहने वाला। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्विस स्पीड जो है हमेशा हाई रखा जाएगा। और प्लस इसका फ़ायदा ये होता है कि फास्टेस्ट ग्राउंड बेस्ड कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ये। तो अगर आपको ज़मीन पे ही रहना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्लेन में जाने से फोबिया जैसा दिक्कत होता है, काफ़ी लोगों को कान में दिक्कत होता है, क्योंकि मतलब जो एरोप्लेन है उसके अंदर पीएसआई कम रखा जाता है तो आपको कान को पता चलता है। काफ़ी लोगों के लिए अनबेरेबल तकलीफ होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों आराम से हैंडल कर पाते हैं, काफ़ी लोग को नहीं हजम हो पाता। तो उन लोगों के लिए भैया हम इस पे चलेंगे, क्या बोलते हैं, लैंड बेस्ड सिस्टम पे ही रहेंगे। तो लैंड बेस्ड सिस्टम में ये सबसे फास्टेस्ट सिस्टम होगा कमर्शियली अगर बात कर रहे हैं। आप फरारी भी चलाएंगे तो भी टेक्निकली बहुत मुश्किल होगा फरारी कहीं पे भी चलाना उतना हाई स्पीड पे। तो बात यही होता है कि कमर्शियली ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे अगर ग्राउंड बेस्ड करेंगे तो ये फास्टेस्ट माना जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं रोलिंग स्टॉक, यानी जो भी चीज़ मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पे समझिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, मतलब ट्रेन जो बनाया गया है हम लोग काफ़ी सारी इंजीनियरिंग की समस्या सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अब इस हाई स्पीड पे जब जाने की बात करते हैं तब एक सबसे बड़ा दिक्कत आता है स्टेबिलिटी, यानी कि ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसमें हंटिंग ऑसिलेशन एक होता है, मतलब ट्रेन में सस्पेंशन लगाया जाता है जो ऊपर से नीचे को आराम संभाल लेता है अपना। ट्रेन ऊपर से नीचे गया, सस्पेंशन बोला हम संभाल लिए, दाएं बाएं गया, सस्पेंशन बोला भाई हम कुछ कर ही नहीं पा रहे और पटरी से उतर जाती है। ये एक बहुत बड़ा समस्या था। जब बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की जाए उसमें ये हंटिंग ऑसिलेशन के चलते बार बार चक्का पटरी से उतर जा रहा था। तो उसमें खूब सारा लैटरल स्टेबिलिटी डालने का मेहनत किया गया। कुछ कुछ केसेस में एक्टिव सिस्टम लगाया गया जो उसको मतलब देख रहा है हंटिंग ऑसिलेशन कितना हो रहा है, दाएं ज़्यादा भाग रहा है तो उसको बाएं खींच के लाएगा। मतलब बहुत मैनेजमेंट लगता है स्टेबिलिटी के मामले में। बाकी और कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, सिर्फ स्टेबिलिटी अगर आप रख सकते हैं बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। प्लस इसको बहुत हल्का बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे ट्रेन को हल्का क्यों बनाया, क्योंकि जनरली हम लोग का लॉजिक होता है ट्रेन को जितना भारी बनाना फायदेमंद होता है। और वो फायदा है क्योंकि चक्का जो स्टील का चक्का है, स्टील के पटरी पर अगर आप बात कर रहे हैं वो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है बहुत कम है। तो अगर उसका वजन बहुत कम रहा वो फिसलने लगेगा। और कई बार ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजन में आपको सुनने को मिलता होगा कि उसमें बैलेस्ट वजन डाला गया, मतलब सिर्फ कई टन का खाली वजन डाला गया है ताकि वो चिक्का फिसले नहीं। तो उसके जगह पे यहाँ पे हम लोग हाई स्पीड में जाना चाह रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भैया स्पीड मतलब एकदम हल्का रखो। हल्का रखने से फायदा ये होता है कि आपका एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन, टॉप स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप स्टील से आप टीजीवी बनाते हैं, फिर अल्मीनियम से एजीवी आप बनाते हैं, तो सेम हॉर्स पावर पे सेम मेगावाट जो आप पर घंटे आप खपत कर रहे हैं उतना में अगर आप देखेंगे तो एजीबी यानी कि मान लीजिए वो 20% हल्का है तो वो आराम से आपको खूब हाई स्पीड में एक्सेलरेशन दे पाएगा, खूब हाई स्पीड में डीसेलरेशन दे पाएगा। यानी ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, एक्सीलेटर दबाएंगे गाड़ी गायब हो जाएगी। तो ये होना बहुत फायदेमंद होता है। और अगर ये मतलब जापानीज सिस्टम का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था कि उनको पता था, खूब सारे प्लेटफॉर्म्स थे उनके, मतलब हाई स्पीड का नेटवर्क का जनरली यूरोपियन केसेस में आप देखिएगा तो ट्रेन निकली शहर से थोड़ा शहर तक के बीच में थोड़ा धीरे स्पीड पर चल रही है, जहाँ मेन लिंक स्टार्ट हुआ स्वयं है और कुछ 100 किलोमीटर तक उसको कुछ सोचना है। जापानीज वाला वैसा नहीं है, वो आपको
आपको ऑलमोस्ट लगेगा आप लोकल ट्रेन में बैठे हो, क्योंकि हर कुछ मिनट में आपका स्टॉपेज आ जाता है। तो उनके लिए एक्सेलरेशन डिसलेरेशन बहुत मायने रखता था, सट्टाक से गाड़ी स्पीड पकड़े और सट्टाक से रुक भी जाए। तो इसीलिए हल्का बनाना इसके लिए सबसे अच्छा होता है, इससे आपका ब्रेक भी बहुत अच्छा काम करता है। और जनरली टीजीवी मतलब जितने भी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी कि ईएमयू का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंडिया में भी आप देखते हो ईएमयू कहाँ बना है, जहाँ पे रुकना और चलना रुकना खूब करना पड़ता है। ईएमयू में लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपके जितने बोगीज हैं उसमें ही प्रपल्शन रहे। अभी जो नॉर्मल जो आप ट्रेन इंजन देखते हैं उसमें इंजन है, इंजन के पास जो बोगीज है उसमें प्रपल्शन है, यानी उसमें मोटर है वो खींच रहा है। तो वो ठीक है, काम करता है, सस्ते में बजट में निपटा देता है, लेकिन वो स्पीड नहीं जा सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसको स्पीड पर बढ़ने लगे। ये बहुत पुराने यूरोपियन ट्रेन के ये लॉजिक लगाया जाता था कि वो एक इंजन तगड़ा तगड़ा इंजन दे देते थे, या ऐसा करते थे एक इंजन आगे दे दिए, एक इंजन बीच में दे दिए, एक पीछे दे दिए। काम करता है लेकिन लंबे रास्ते से आप जा रहे हैं। तो हिसाब ये बना है बुलेट ट्रेन में, क्योंकि उनको स्टॉपेज खूब देना था तो उन्होंने बताया भैया हम हल्का बना दिए, ठीक है चलो पिकअप डिक्सलरेशन हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब है कि अगर कहीं पे आप 1000 हॉर्स पावर डालने लगे चक्के पे, वो चक्का फिसलने लगेगा। कैसे करेंगे उसको मैनेज? आप देखते होंगे गाड़ी में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, गाड़ी फिसलने से लगे 4 व्हील ड्राइव कर देते हैं। तो वही है कि अभी जितने भी मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन रहते हैं उसके हर बोगी में या हर दूसरे बोगी, बोगी का मतलब जो चक्के का आप सेट देखते हैं इसे बोगी कहा जाता है, और जिसके अंदर आप बैठते हैं उसे कोच कहा जाता है। तो हर बोगी में प्रोपल्शन दे दिया जाए, तो जितने चक्के हैं सब के सब चक्का ड्राइव होता है, यानी कि इसीलिए उसका पिकअप बहुत ज़्यादा पागलपंती जैसा होता है। मतलब बुलेट ट्रेन के केसेस में मतलब एक लोगों को जब हजम नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर से जब मतलब टीवी क्रू जब उसको चेक करने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, जब उसका लॉन्च हुआ बुलेट ट्रेन का, तो ठीक है हेलीकॉप्टर वाले टीवी क्रू को बोला गया कि अरे ट्रैक करना है, हेलीकॉप्टर वाला अरे क्या है ट्रेन है तो आराम से कर लेंगे। ट्रेन जो पकड़ा स्पीड, और वो इतना स्पीड पकड़ लिया क्योंकि हर चक्का घूम रहा था उसमें, और ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था जापानीज लोग कि वो स्टार्टिंग से ही ये कर रहे थे। अब तो ये कॉमन हो गया, अब तो ट्रेन 20 में भी ये किया जाता है, लेकिन हर बोगी में नहीं, मतलब हर दूसरे बोगी तीसरे बोगी में रहता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए पहले आपको हल्का बनाना है, प्लस ऑल व्हील ड्राइव के जितना नज़दीक जा सके उतना आसान हो जाएगा। तो ये सब समझना बेहद ज़रूरी है, ये सब फंडामेंटल लेवल में होता है। आप इसको कैसे करते हो वो आप पे, कुछ लोग कुछ केसेस में होगा नया मतलब ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके कम स्टील खर्च करें, कुछ का होगा ज्योमेट्री वही रहने दो बस एल्युमिनियम से बदल दो, कुछ केसेस में होगा कि चक्कों का डायमीटर चेंज करो, या ऐसा कर दो कि दो बोगी को जोड़ दो बीच में एक ही ये रखो, क्या बोलते हैं, मतलब दो कोच जोड़ के एक ही बोगी से जोड़ो, जिसे जेकब बोगी कहा जाता है। उसमें यह बात होता है कि आपका आधा बोगी खत्म हो जा रहा है, मतलब अगर ट्रेन में 20 बोगी था, 20 की जगह पे आपका कहिए आधा हो जाएगा, 10 बोगी में काम निपट जाए, 11 बोगी एक्चुअली लगेगा, आपका काम हो जाएगा, आधा बोगी हट गया, फ्रिक्शन पॉइंट्स घट गए, वजन कम हो गया, गाड़ी उड़ने लगेगी। तो ये सब आपको यूरोपियन ट्रेन में खूब देखने को मिलेगा कि दो कोचेस जहाँ जुड़ रहे हैं उसके बीच में आपको वो चक्के मिलेंगे। चक्का मतलब इंडिया में आपको दिखाएगा कि कोच है, कोच के नीचे दो सेट है। जनरली जेकब बोगी में ये रहता है कि कोचेस हैं, कोचेस के जॉइंट पे वो लगाया जाता है, उससे फ़ायदा होता है कम चक्के रहते हैं, कम चक्का का फ़ायदा होता है, पिकअप और एक्सेलरेशन डिसलेरेशन अच्छा हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है। और ये करने से इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट करने से एक और फ़ायदा होता है कि वजन जो है कॉन्सेंट्रेशन ट्रैक पे नहीं रहता है, यानी कि इंजन मतलब अगर आप पूरा ट्रेन लेते हैं, इंजन ही सबसे भारी पार्ट होता है और उसको होना होगा, नहीं तो वो स्लिप करने लगेगा। तो उसका साइड इफेक्ट है वहाँ जब भी इंजन गुजर रहा है उस जगह पे पटरी पे बहुत लोड पड़ता है। जब आप उसका वजन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पटरी हम संभाल लेते हैं, दब नहीं रहा है जोर लगा के नहीं, संभाल लेता है। तो इसीलिए रोलिंग स्टॉक में ये सब इंजीनियरिंग की जाती है। अब बात करते हैं जिस कारण से अच्छे अच्छे लोग इसमें हाथ नहीं लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप समझिए कि प्रोजेक्ट में आप 10,000 करोड़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ में से कुछ 100 करोड़ ट्रेन आपका खाएगा, ठीक है, अब बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर घटक जाएगा। यही समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता कि इंडिया क्यों नहीं पानी जैसा खर्च कर देता है पैसा, या ब्राज़ील में भी बात हो रहा था वो लोग क्यों नहीं कर दे रहे, वियतनाम में भी एक बार बात हुआ था वो लोग क्यों नहीं कर दे रहे। हिसाब वही इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, मतलब इसे इतना जोर का सदमा लगता है लोगों को इसका दाम सुन के कि मतलब हाँ, वही समझिए यही है प्राइमरी एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना जो बहुत ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, चाइना बहुत भयानक स्पीड से अपना रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव किया, मतलब जापानीज़ लोग को दिखा दी भैया तुमसे ना होगा, हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हाई स्पीड। और वो होता है इंजीनियरिंग में, यू डू इट फर्स्ट और यू डू इट बेटर। तो जापानीज़ लोग पहला किया तो उनकी सारी गलतियों से सीख के, यूरोपियन वाले ने दूसरा में किया, सारी गलती सीख के चाइनीज़ लोग हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर दिए। और मेन सबको समझ में आ गया भैया पेपर वर्क के चलते आधा से ज़्यादा ये सब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। उन्होंने ये बोला कि एक बंदा होगा, एक बंदे का काम है, उसको सारा अथॉरिटी दिया जाएगा, और अगर फेल होता है तो उसी पे उसकी बैंड में जाएगी। तो इसी कारण से एकदम ऑप्टिमाइज कर दिया, फटाफट पेपर वर्क क्लियर होने लगा। अमेरिका में क्यों नहीं बन पाया? सब चीज़ है, पैसा है, पॉलिटिकल विल है, पेपर वर्क में ही लटक जाते हैं।
और दशक दशक तक लग जाता है पेपर वर्क सुलटाने में। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं $10 मिलियन, ये बहुत कम हो गया, और से लेके $50 मिलियन पर किलोमीटर खाता है। यानी 1 किलोमीटर की पटरी को अगर आपका दाम देखना चाहेंगे तो वो इतना खाता है। ज़मीन खरीदने में लगता है, प्लस उसके लिए जो ये लगाया जाता है फाउंडेशन बनाया जाता है वो बहुत स्ट्रांग बनाना होता है, क्योंकि ट्रेन हाई स्पीड पे चलने पे मतलब पटरी पे इम्पैक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, और उसका शॉक अगर नहीं बर्दाश्त कर पाया तो पटरी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी कारण से बहुत सॉलिड फाउंडेशन डाला है। ये आप लोग काफ़ी देखते होंगे हाईवे, जब हम लोग देखते हैं आमतौर पे आप क्या देख रहे हो हाईवे में, आप देख रहे हो उसके ऊपर जो तार मतलब एक परत है वो आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके नीचे भी खूब मेहनत किया गया है। वैसे ट्रेन के ट्रैक में भी होता है, और वो कितना नीचे तक मेहनत करना है ये डिपेंड करता है कितना हाई स्पीड चाहते हैं। आप बोलते हैं भैया ये पटरी हमें बना दो कि तुम इस पर 100 पे चल सके, उसका बजट मान लीजिए आता है $1 मिलियन पर किलोमीटर। आप बोलते हैं कि 150 करो, वो सीधे हो जाएगा कि भैया हमको 5-10 तो चाहिए। और फिर वहीं आप बोलते हो कि नहीं 250 या 350 चल सके, आराम से अपना समझिए बैंक अकाउंट खोल दीजिए। इसी कारण से हाई स्पीड नेटवर्क को हर कोई नहीं बिछाता है। और प्लस जैसे बड़े कंट्री की बात करें, जैसे यूएसए फिजिकली लैंड लोकेशन बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया फिजिकली लैंड लोकेशन यानी कई सौ किलोमीटर का बिछाना पड़ेगा, वो यहीं लुट जाएंगे। ट्रेन तो भले वो फ्री फ्री का बना लें, लेकिन पटरी बिछाने में ही लुट जाएंगे। और यही समझिए, और इसमें कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था। ये था जापानीज लोग का सबसे बड़ा ब्रिलियंट आइडिया, कि इनको समझ में आएगा कि कोई भी कभी ये अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेडिकेटेड किसी के पास नहीं था। यानी कि ट्रेन है, ट्रेन में नॉर्मल ट्रेन चल रहा है, उस पर एक्सप्रेस चल रहा है, और उसमें फ्रेट भी चल रहा है, तीनों चीज़ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रहता है। बुलेट ट्रेन को बनाने के टाइम में उन्होंने ये चीज़ समझ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरी तरह से पटरी को दोबारा बिछाया गया, नया इंडिपेंडेंट, इस पर सिर्फ एक चीज़ होगा, सिर्फ एक चीज़ चलेगा, और कहीं पे भी क्रॉसिंग नहीं है, ओवर ब्रिज नहीं है, सिर्फ एक क्रॉसिंग है जहाँ पे जापानीज बुलेट ट्रेन जाती है, और वहाँ पे मतलब लोगों का जमावड़ा बन जाता है, क्योंकि वो फैक्ट्री को जोड़ने के लिए एक ही जगह है। उस पर मतलब समझिए पुलिस रोक देती है रोड को कि नहीं ये ट्रेन जा रहा है, जाने दो। फुल स्पीड पे नहीं जाता, लेकिन समझ लीजिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहीं पे भी एकदम उसका इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। और आप ये नोटिस करेंगे इंडिया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, उसमें भी ये कोशिश की जा रही है, एकदम जीरो नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग का नंबर बहुत कम है। जहाँ पे भी हो जाए क्रॉसिंग को नीचे कर दिया जा रहा है, जहाँ पे नहीं हो जाए हाईवे को ऊपर कर दिया जा रहा है, हाईवे को नहीं हिट किया जाता ट्रेन को ऊपर कर दिया जा रहा है। ये जापानीज लोग बहुत मेहनत किए थे, और ये दूसरा कारण होता है इसका दाम बढ़ने का, क्योंकि आप कहीं पे भी इसे रोक नहीं सकते कि अरे इधर थोड़ा सा कर्व लेके ना ना ना, वो सीधा चलना है, और एलिवेशन भी चेंजेस खूब नहीं हो सकते। एलिवेशन है ये एलिवेशन नहीं चल पाएगा, आपका ट्रेन पिकअप ही नहीं पकड़ पाएगा उस हालत में। तो एलिवेशन कम रखने के लिए, और इंडिया के केसेस में जो बात हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि भैया इंडिया का एलिवेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंडिया एक प्लेटो रीजन में गिनाता है। तो हिसाब क्या है, शांति से एलिवेटेड कर दो। जैसे दिल्ली का मेट्रो आप देखा, सीधा सीधा पूरा का पूरा वो समझिए एलिवेटेड कर दो, भैया जमीन से हम नहीं लड़ सकते, वो एलिवेटेड में ही चलाओ। तो वही समझिए कि यहीं पे सारा पैसा डूबता है आपका। हाई स्पीड ट्रेन का बारे में बात करते हैं, पिक्चर में दिखाया जाता है ट्रेन है, टेक्नोलॉजी है, वो कोई बड़ी बात है, वो चिल्लर चुट्टा का खेल है। बात है ये आपको पटरी बिछाने में लुट जाते हैं। और इसमें पटरी में क्या क्या खास बात होता है, जैसे कि जनरली अगर आप 300 छूने के सपने देख रहे हैं तो आपको गिट्टी तो लगाना ही नहीं, आपको बैलेस्ट फ्री इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 300 के स्पीड पे मतलब पत्थर जो है इम्पैक्ट से ही चुरा जाता है, वो काम नहीं चलेगा। दूसरा, ये सब की मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, और ये रिजिडिटी के मामले में बहुत हाई रहती है। रिजिडिटी का मतलब होता है जब ट्रेन का पटरी पूरा लोड से गुजर रहा है तो वो थोड़ा सा ये होता है, मतलब वाइब्रेट करता है, ऑब्वियसली वाइब्रेट करेगा। तो वो वाइब्रेशन से वो कितना अपना दाएं हो जा रहा है वो बहुत कम रहता है इस केसेस में। मतलब गिट्टी वाले में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1-2 मिलीमीटर तक दाएं हो सकता है, उससे चक्का का वेयर टेयर बिगड़ने लगता है। तो मतलब समझिए वो सस्ता पड़ता है बनाने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर सकते, और हाई स्पीड भी नहीं छू सकते। तो आपको पहले यहीं पे करना पड़ेगा, बहुत महंगा ये करना पड़ेगा आपको बैलेंस फ्री ट्रैक बनाने में। दूसरा, स्विंग नोज क्रॉसिंग लगाई जाती है। ये मतलब जनरली हाई स्पीड में कोई भी टर्निंग नहीं लेना, कोई भी पटरी नहीं चेंज की जाती, लेकिन बात यह रहता है कि चक्के इतने लोड पे रहते हैं, चक्का को प्रिजर्व करना जरूरी रहता है। तो जब भी ये लेना रहता है, मतलब आपको समझिए ट्रैक चेंज करना रहता है, स्विंग नोज रहता है। आप अभी नोटिस कीजिए इंडिया में कोई भी जगह जब भी पटरी चेंज होता है, खटिंग खटांग होता है। आपको ध्यान से, मतलब आराम से लेटे भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा घटिंग घुटुंग, आराम से आपको पता चल जाएगा नहीं गड्ढा से गया। वो गड्ढा हो रहा है कि नोज जो है वहाँ पे गैप रहता है, चक्का वो गैप में गिरता है। वो नॉर्मल ट्रेन के लिए ठीक है, उससे भी चक्का को नुकसान होता है, लेकिन मैनेज किया जाता है। हाई स्पीड में वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो नोज को ही शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसका मैंने नीचे वीडियो दिया, देख के ही समझ में आया कि वो नोज मूव करने पर कैसा रहता है। चक्का कभी भी अनसपोर्टेड नहीं रहता। फायदा, चक्का वो मतलब समझिए कि जब भी वो प्लेटफॉर्म में घुस रहा है चक्का को डैमेज नहीं किया, चक्का लंबा चलेगा। फिर बात करते हैं इस स्पीड पे विजुअल सिग्नल्स का कोई मतलब नहीं है। दिया जरूर जाएगा, बैकअप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, फेल सेफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका कभी काम नहीं होने वाला। काम होता है रेडियो सिग्नलिंग का, यानी कि सिग्नल जो है आराम से आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपके कॉकपिट में, यानी जो ड्राइवर के पास है उसके पास सीधे आ रहा है, और ड्राइवर अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता है खुद ब खुद कंप्यूटर ओवरराइड कर देगा। मतलब मान लीजिए पता चलता है रेडियो का प्लस कोई रेंज लिमिट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता दिख नहीं रहा, फॉग है, जो इंडिया में आज तक हमको समझ में नहीं आ गया। अभी तो ये सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले यही चाहिए, रेडियो सिग्नलिंग, ताकि
ठंडा में जो कोहरा के चलते ट्रेन धीमा हो जाता है वो होना बंद हो जाए। और ये जापानीज लोगों को एकदम पहले से पता था। हाई स्पीड ट्रेन आप चला रहे हैं, सिग्नल पे काम नहीं कर सकते, तो आपको रेडियो सिग्नलिंग करना पड़ेगा। प्लस कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि फर्क आप ठीक है, आप एक जगह पे खुडुम खटांग हटा दिए, लेकिन हर जगह पे अगर ट्रेन का पटरी जॉइंट है, फिश प्लेट जॉइंट है, वो वहीं चक्का डैमेज कर डालेगा हाई स्पीड पे। तो कंटिन्यूस वेल्डेड रेल होना चाहिए। ये सब रेल इतना फ्लेक्सिबल होता है, मैंने नीचे एक वीडियो दिया है, ट्रेन में ले जाया जा रहा है कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, देख के अजीब लगेगा कि भाई एकदम स्पेगेटी जैसा मोड़ दे रहे हो। तो यही समझिए, मेन पैसा यहीं डूब जाता है। लोग ट्रेन का दाम देखते हैं और देखते हैं उतना बुरा दाम नहीं है, पटरी का दाम सबसे बुरा होता है। और पटरी का दाम सोच ली ना, अमेरिका नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि उनका लड़ाई झगड़ा में ही निपटे जा रहा है। मतलब ये कोर्ट ब्लॉक कर दे रहा है, आज ये ब्लॉक कर दे रहा है, आज वो ब्लॉक कर दे रहा है। इसी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बच्चों खेल नहीं है। अब बात करते हैं इसका इकोनॉमिक्स के बारे में। अब यहीं पे समझिए कि ये बड़े जीडीपी देश वाले सोच सकते हैं, छोटे जीडीपी वाले नहीं सोच सकते। मतलब ट्राई भले मार सकते, भले लोन उठा लें, लेकिन नहीं कर पाएंगे, सवाल ही नहीं बनता, उसका कोई बात ही नहीं है। और ये कभी कभार ही प्रॉफिटेबल होता है। यूरोप के केसेस में भी ये कभी कभार ही प्रॉफिटेबल होता है, जबकि उनका पर हेड टिकट बहुत महंगा है। जापानीज वाले केसेस में भी कुछ ही ट्रैक्स एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे मतलब उनका कुछ ट्रैक्स इतना प्रॉफिटेबल हो गया कि बाकी सारे जो नॉन प्रॉफिट पे चल रहे हैं उनको नॉन प्रॉफिट एज इन लाइक लॉस में चल रहे हैं उसको मैनेज किया जा सके। तो ये समझिए बहुत रेयर होता है कि ये प्रॉफिटेबल हो। प्लस चाइना जो इतना ज़्यादा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना रही है, ये सब भी लॉस में ही चल रहा है। तो बोलेंगे क्यों बनाया चाइना इतना। बात यह है कि इसका मेन काम होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। क्योंकि समझिए अभी चाइना इस जगह पे पहुंच चुका है कि बीजिंग से अगर आप एक घड़ी लेके चलते हैं कि ठीक है मेरे को बीजिंग से कौन शहर में जाना है, तो इनका एक आप ग्रुप लीजिए। आप 1 घंटा अगर करते हैं तो आपको इतने सारे शहर मिलते हैं। 2 घंटा करते हैं हाई स्पीड ट्रेन से, आपको इतने सारे शहर मिलते हैं। आप 6 घंटे में लगभग ऑलमोस्ट पूरा चाइना पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात इतनी बड़ी है कि मान लीजिए आप बड़े शहर में काम कर रहे हैं और आपको दूर में कोई गांव है, आप वहाँ से डेली अप डाउन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। ये जापानीज वाले लोगों ने फिगर आउट किया था, तो चाइना बोला कि हम उसको पूरे देश में ही क्यों नहीं लगा दें। मतलब इससे दो फायदा होता है। पहला कि समझिए कैपिटल में सारे फैक्ट्रीज हैं, आपको वहीं रहने में दाम बहुत बढ़ जाएगा, उससे दोनों का दिक्कत है। मतलब शहर भी चुप करने लगता है। ये हर शहर में होता है, बेंगलोर में होता है, दिल्ली में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक बड़े शहर में आ जाते हैं, वो शहर रहने लायक नहीं रह जाता। तो अब फैक्ट्री वहीं पे, कंपनीज वहीं पे, वो सब तो शिफ्ट होने वाले नहीं है। तो क्या किया जाए, या लोगों को मतलब चिकन की तरह एक जगह पे पहुंच दो, या लोगों को फैलाओ। तो लोगों को फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सुधारो। यही इन्होंने किया। तो ये लंबा गैम्बल है, लोगों पे गैम्बल किया जा रहा है, ना कि हम ये करेंगे इससे प्रॉफिट निकालेंगे। वो इनका एम था ही नहीं। और प्लस इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता। और इस मामले में चाइना इतना एडवांस निकल गया कि जेन्युइनली मतलब यूरोपियन नेशंस देखते देखते लेते रही तो झटका दे दिया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि अगर ये खरीदने गए किसी के पास, जो कि जनरली ये पहले वही कर रहे थे, जैसे इंडिया भी कर रहा है कि हम जाके जापान से खरीदेंगे या जाके स्विट्जरलैंड से खरीदेंगे, वो सब खरीदने का नहीं, वो रास्ते ही हटा दो, रास्ता ही हटाओ, हम खुद से बनाएंगे। तो इन्होंने खुद से पूरा फाउंडेशन रखा कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे उसका सारा होगा। और अब जो इतना सारा चीज़ आप फाउंडेशन कर दे रहे हो, इसके लिए आपको ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा। ये क्योंकि सब ट्रेन बनाने वाली फैक्ट्री तभी चल पाएगी जब आप ऑर्डर दे रहे हो। तो ये लोग भाई हम खुद से बनाते हैं ना, हम खुद से इतना बड़ा उसका डिमांड कर देते हैं, खुद की सप्लाई खुद की डिमांड हो जाए। इसी कारण से इतना स्पीड से ये लोग कर पा रहे हैं। इंडिया के केस में होगा कि 5 साल पहले बात करो, फिर स्विट्जरलैंड वाले इंजीनियर आएंगे, वो हमारे साथ इंजन में बैठ के मेहनत करेंगे, फिर हम ना सब हटाओ, हमारे अंदर से मतलब अपने घर के मेड इन इंडिया जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे वो लोग कर चुके हैं। तो हाई स्पीड नेटवर्क ये इतना स्पीड से इसीलिए कर पा रहे हैं कि खुद से इन्होंने फाउंडेशन है कि पटरी से लेके चक्के से लेके पूरा रोलिंग स्टॉक तक हम खुद से बनाएंगे, खुद से उसका सारा चीज़ मतलब ब्रिक बाय ब्रिक ये लोग काम खुद कर रहे हैं, इसीलिए ये कर पा रहे हैं। और इसका फायदा हो रहा है कि भले इनको ट्रेन बनाने में नुकसान हुआ, लेकिन इतना इकोनॉमिक ग्रोथ जो आ गया। और मान लीजिए अब ये ट्रेन धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। लंबा गेम खेला इन्होंने। तो इकोनॉमिक्स वही होता है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में ये समझिए, इंडिया जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है, मतलब डीलिंग हो गई, मोदी जी पहुंच चुके हैं, और उससे पहले भी बात चल रहा था। तो हिसाब ये है कि इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का सबसे पहला रिजल्ट अब आपके सामने आ रहा है, जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसमें इसीलिए बोला कि अगर आप लोग कभी नोटिस किए होंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास आपका ट्रेन जो चलता होगा, कई बार है, कई जगह पर आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बगल में है और आपको मेन लिंक दिखेगा उसके बगल में। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप पकड़ ऐसे सकते हैं, उसका वो जो ये है क्या बोलते हैं कैटनरी वायर, वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा रहता है, उसको बनाया जाता है कि डबल डेकर ये जा सके उसके आर पार से। तो वो जैसे उसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रेलवे को प्रॉफिट आदमी से नहीं होता है। मतलब आदमी के लिए जो सिस्टम लगता है उसमें जितना खर्चा आता है प्लस टिकट से कितना इनकम होता है वो बैलेंस नहीं खाता है। रेलवे का मेन प्रॉफिट होता है फ्रेट से। और फ्रेट से अगर मान लीजिए रेलवे ये करता है कि हम फ्रेट को पूरा फोकस कर देते हैं, तो फायदा होता है कि हमारे हाईवेज पे ट्रक की मात्रा कम हो जाएगी। बम बम डीजल का जो हम लोग का आयात हो रहा है, जो ट्रक पे ट्रक गटके जा रहा है, वो कम हो जाता है। बम बम। तो इसी कारण से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे पूरा टेक्नोलॉजी अपना समझ के डाला गया है।
अब बात करते हैं जो बात हो रहा है कि दिल्ली टू अहमदाबाद या कहीं दिल्ली टू अहमदाबाद क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मुंबई टू अहमदाबाद के बारे में जो बात हो रहा है उसमें हिसाब तो सीधा ही था कि ये एलिवेटेड ट्रैक के बिना हाई स्पीड नहीं मेंटेन किया जा सकता। डिस्कशन ही इंडिया प्लेटो रीजन है, मतलब नहीं तो रेलवे ट्रैक ऐसे हुटुर 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 रहेगा। तो हिसाब तो वही बन रहा है, लेकिन बात है कि बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहुत 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 ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। और ये लंबा रास्ता होने वाला है, मतलब ऐसा तो मान के ही नहीं चलिए कि कुछ साल के अंदर होगा, बहुत टाइम लगने वाला है। थैंकफुली अगर सब चीज़ सही चला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तब तक प्रॉफिट बनाना शुरू करेगा, तो उसके उसके बारे में वही एम किया जा रहा है कि ये एक्चुअली प्रॉफिट दे रेलवे को, ताकि रेलवे अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। तो इंडिया के केसेस में, और ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा कि मतलब डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर बहुत बढ़िया आइडिया है, बुलेट पे खर्च करने का आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडिया अभी मैक्स आउट नहीं किया जो टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर आप कभी मौका मिले कि रेलवे इंजन के अंदर देखेंगे तो आपको हमेशा देखिए हर इंजन 220 के आसपास का है। आप कोचेस के बारे में देखें, मतलब जो बोगीज हैं, बोगीज के पीछे स्पीड रेटिंग दी जाती है कि कितने रफ्तार तक ये सेफ है, वो आप देखेंगे वो भी 220 तक है। यानी इंडिया का सारा रोलिंग स्टॉक जो अभी चल रहा है, जिसमें आप बैठ के सफ़र कर रहे हैं, वो सब आराम से आंख मूंद करके 150 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सेफली चल सकता है। क्या हमारी ट्रेन इतनी स्पीड पे चलते हैं? कभी कभार। क्या इनका एवरेज है उतना? नहीं। यही प्रॉब्लम, तो मतलब हम लोग मैक्स आउट नहीं किया, हमने जो टेक्नोलॉजी खरीदी है, जो पहले से हमारे पास रखा हुआ है, जिस पे रेलवे चल रहा है, उसी को फुल नहीं किया, मतलब टेक्नोलॉजी ले लिए, उसको 100% तक यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अभी बुलेट पे भागना मुझे अजीब लग रहा है कि मतलब पहले भैया जो तुम्हारे पास है उसको फुल तो कर लो। और मुझे अभी तक समझ में आया कि भैया ये लोग रेडियो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि इंडिया में फॉग के चलते ट्रेन स्लो होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और प्लस ऐसा भी नहीं कि इंडिया में बर्फबारी होती है, मतलब होता है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन मेन रेलवे को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए फॉग से, ट्रेन स्लो होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो जाता है। तो इसी कारण से ये समझिए कि ये थोड़ा सा ऑड लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि ये लंबा गैम्बल है और गारंटीड प्रॉफिट भी देगा। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग सॉफ्ट बैंक से लोन उठा लिया, अब उन्हीं के कर्जदार बन जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बुलेट देखिए आने वाले टाइम में कैसे सच साबित होता है कि नहीं साबित होता है, क्योंकि टाइम लगने वाला है इसमें, लंबा गैम्बल है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बुलेट ट्रेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।